Good morning students, M.Com semester 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, साथ में आपको जो पेपर स्टाइल होगी आपकी, वो पेपर स्ट्रेटजी हम 2 यूनिट के हिसाब से आज अभी रेडी करते हैं कि अगर आपका पेपर 50 मार्क्स का हुआ, जो 90% चांसेस यही है कि आपका 50 मार्क्स का ही पेपर होगा, तो उस हिसाब से हम पहले 2 यूनिट कौन से करने चाहिए, कौन से इम्पॉर्टेंट है, उस तरह से हम पूरा प्रिपरेशन करेंगे। साथ में मैं आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी दे दूंगी, तो आपका ये पेपर रेडी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम हैविंग बोथ द बुक्स, गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम। तो पहले इंग्लिश मीडियम में मैं आपको समझा देती हूँ, साथ में गुजराती मीडियम में भी बोलती जाऊँगी। ओके, सो हियर योर फर्स्ट यूनिट इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, એટલે કે ભારતીય હિસાબી ધોરણો इन गुजराती। आपको इस बुक के अंदर यूनिट 1 25%, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 9, 12 एंड 16 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने हैं, जिसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 2018, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 2019 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 2019 में पूछा है। रेफरेंस के लिए हमारे पास सिर्फ 2019 का ही पेपर है। 2020 एंड 21 में मास प्रमोशन था, इसलिए कोई पेपर अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज़ द थिंग कि हमें थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आपका ये क्वेश्चन 1 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 9, 12 एंड 16। अब याद रखिए कि ये पूरा यूनिट जो है वो 25 प्रोपोर्शन रखता है, यानी ये यूनिट आपका कंपलसरी आएगा, यानी कि इस यूनिट का एक क्वेश्चन तो डन है। अब इस यूनिट का एक क्वेश्चन डन है, तो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो अगर आप प्रैक्टिकल में इतने अच्छे नहीं हैं और आप थियोरी अच्छे से कर सकते हैं, तो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लर्न कर देने पड़ेंगे, जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 एंड 16 दोनों ही 2019 में पूछे हुए हैं, और इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो 2018 में पूछे हैं। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके MCQs भी काफ़ी सारे इसमें से निकल सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के बारे में बता देती हूँ कि इसमें आपको किस तरह से करना है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर एक ये वाला पेज है, पेज नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइन वगैरह ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये MCQ के लिए ज़रूरी है। सिंपल से एक बात ले लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IASC, दैट इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, राइट। तो ये इस तरह से होता है, कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ, कौन सी ईयर में रिवाइज्ड हुआ। एक और चीज़, जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करें कोई भी, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से साल में बने। सपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, तो इन विच ईयर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कम इन्स टू एग्जिस्टेंस, और कब वो रिवाइज हुआ। जैसे कि 1981 वो इश्यू हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वॉज इश्यूड इन 1981 एंड रिवाइज्ड इन 1993। तो ये MCQ के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके, ये हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो मैं आपको बोलती हूँ करने को। क्यों? क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQ। देन आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब गुजराती में हिसाबी धोरणनी उपयोगिता। ओके, तो यूजफुलनेस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भारतीय हिसाबी धोरणों उपयोगिता। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगी, ज़्यादा पुरानी एडिशन न लेकर आइए, यानी कि 2019 या उससे पहले की ना लाइए। एडिशन जितना हो सके उतना नहीं लेकर आइए, थोड़े बहुत चेंजेस तो हमेशा हुए हैं। चलिए, तो एक ये आप कर लेना, यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। देन आपको चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपको कहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। नाउ यू कैन सी द लेंथ ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप सब यही बोलेंगे, हाँ मैम आपने बोल दिया 4 करो, बट हियर यू कैन सी द लेंथ। इफ़ यू आर रीडिंग कुमार प्रकाशन, तो आई थिंक उसमें भी यही लेंथ होगी, ज़्यादा छोटा तो नहीं होगा। तो याद रखिए स्टूडेंट, इसमें आपको थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि कितना क्या करना है, क्योंकि अगर आपका 10 मार्क्स का, आपका 10 मार्क्स का ही एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछते हैं, तो 10 मार्क्स में आप इतना सारा तो लिखने से रहे, है ना। तो करना क्या है, तो हमेशा याद रखिए कि इंट्रोडक्शन होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, कौन सी काउंसिल्स होती है, कौन सी कमेटी होती है, राइट, किस साल में इश्यू होता है, किस साल में रिवाइज होता है। दैट इज़ योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोडक्शन तो लिखा हुआ बाद में आएगा, बट दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। फिर आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का इंट्रोडक्शन क्या है, तो उसमें भी पॉइंट वाइज है। देन डेफिनेशन यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कोई एक नहीं होती कि एक 4 या 5 लाइन में आ जाएगी।
इन्वेंटरी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है तो उसकी डेफिनेशन उसके वर्ड्स की आएगी, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरीज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, इस तरह से डेफिनेशन आएंगी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कंसिस्ट, डायरेक्ट कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल फिक्स्ड एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो इस तरह से आपकी डेफिनेशन होगी. येस आई नो दैट इट रिक्वायर्स अ वेरी गुड अटेंशन, वेरी गुड फोकस, बट यू हैव टू डू इट. ओके चलो एक्सप्लेनेशन है. एक्सप्लेनेशन में आप एक बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा दूँ कि जो इन्वेंटरी होता है उसका वैल्यूएशन करना होता है. तो वैल्यूएशन की मेथड्स में आप फीफो एंड लिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये आप सीख चुके हैं. बाकी सारी आपको लर्न करनी है. बाकी अगर डिटेलिंग लिखना है तो आप फीफो लिफो के बारे में लिख के छोड़ सकते हैं. ओके उसके बाद थोड़े थोड़े पॉइंट सब में से कर लेने हैं और 10 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन रेडी करना है. आइडियल सिचुएशन ये होगी कि आप नोटबुक के अंदर हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, जैसे मैंने अभी आपको समझा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का एग्जाम्पल लेके आप लिख लें और जो 4-5 पेजेस होते हैं उसको लर्न करें. ना कि आप इसको लेकर बैठे और ये देख देख के अरे यार कितना पढ़ेंगे कितना करेंगे, ऐसा नहीं करें. यू जस्ट स्टार्ट टू राइट इट डाउन. 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और चारों कर डालो तो कोई इश्यू ही नहीं है. आपका एक क्वेश्चन डन है. अगर आपका अकाउंट सही नहीं है तो इफ़ इन केस इफ़ योर अकाउंट इज़ वेरी गुड स्टिल यू हैव टू डू इट बिकॉज दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि 4 में से एक तो आएगा. तो आपको ये इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बनाना है पहले तो कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू डेफिनेशन में वैरायटी ऑफ डेफिनेशन, देन एक्सप्लेनेशन में वैल्यूएशन की मेथड्स, फिर उस मेथड्स को थोड़ा समझाओ, फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही दिख रहा है यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दो, बस ख़त्म. पर उसको लिख लो ताकि आपको आइडिया आ जाए. ओके तो उसी तरह चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इसी तरह से आपको करना है. तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट. ओके नाउ दिस इज़ अवर यूनिट 1. 25% है, 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और मैंने अभी आपको समझाया क्या करना है. नाउ यूनिट 2. यूनिट 2 में 3 पोर्शन है A, B एंड C. ये तीनों मिला के 25 है. यानी कि अगर 10-10 मार्क्स में चारों यूनिट को डिवाइड करना है तो 10 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, पर यहाँ पर 10 मार्क्स में ये तीनों चीज़ें होगी. अब कौन कौन सी तीनों चीज़ें, या फिर कोई एक को ही 10 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं. तो जो फर्स्ट है उसमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है, संचालकीय मेहनताणु. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के सम्स आएंगे, इसकी थ्योरी नहीं आएगी. राइट थ्योरी किसकी आएगी तो ये देखो, some important issues, inventory depreciation tax and managerial remuneration including problem. यानी कि inventory depreciation tax provision की थ्योरी होगी और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के सम्स होंगे. ये रहा गुजराती में इन्वेंटरी घसारो करवेरानी जोगवाई અને संचालकीय मेहनताणु. तो जो मैंने ये लिखा कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के सम्स होंगे और थ्योरी किसकी होगी, तो थ्योरी आपकी 3 चीज़ों की होगी. तो इन्वेंटरी, दूसरा डेप्रिसिएशन यानी घसारो और तीसरा टैक्स. ये 3 की थ्योरी होगी. यानी कि आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको सीधा एक सम ही पूछे या फिर थ्योरी भी पूछे, क्योंकि अगर जनरल ऑप्शन का पेपर हुआ तो आपको 4 में से 2 लिखने पड़ेंगे. तो 4-5 क्वेश्चंस के लिए बनाना ज़रूरी है. ओके और अगर जनरल ऑप्शन का पेपर नहीं हुआ, इन एनी केस आई हैव डाउट, मोस्टली तो जनरल ऑप्शन ही है, लेकिन अगर इन केस नहीं हुआ तो फिर आपका क्या काम है कि आपको सब करना पड़ेगा. अब मैं इसमें आपको थ्योरी बता दूँ. ओके तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद यूनिट 2 में ये रही आपकी थ्योरी इन्वेंटरी. उसमें सबसे पहले आप करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी. ये रहा. अब ये चीज़ जो है मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ चुकी है, तो काफ़ी हद तक सिमिलरिटी आएगी. राइट उसके बाद आप इसमें करेंगे दिस डेप्रिसिएशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. उसके बाद आप करेंगे देयर इज अ टैक्स लायबिलिटी या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS ये दिख रहा है, ये आप करेंगे. और उसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नीचे है, ये रहा प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन. और एक डिफर टैक्स लायबिलिटी होगा, या ये रहा डिफर टैक्स असेट्स एंड लायबिलिटी. डिफर टैक्स असेट्स एंड लायबिलिटी जो यहाँ तक है. ओके तो ये थ्योरी के हैं, आपको थ्योरी में इतना करना है. चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सम्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. आई विल डेफिनेटली पोस्ट वीडियो फॉर दिस. ये टॉपिक के लिए मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी एंड आप प्लीज़ देखना. इट इज़ सिंपली ईजी चैप्टर. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज़ नथिंग बट वन स्ट्रक्चर, वन फॉर्मेट. जो फॉर्मेट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जो आपकी बुक में नहीं है,
वो मैंने बनाया हुआ है, वो फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड योर सम इज़ डन, आपको सम आ जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा ए पार्ट का, किस में, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और थ्योरी। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है सबसे बड़ा ताइफा, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बी पार्ट इज ओनली प्रैक्टिकल एंड दैट इज सम्स ऑफ फाइनल्स अकाउंट, सम्स ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का नाम सुन के अच्छे अच्छे दिमाग में पहले ही उसे ऑप्शन में निकाल देते हैं। अगर आपका जनरल ऑप्शन का पेपर हो ना तो डोंट डू दिस, कि ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट्स है। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे जिसे हम शेड्यूल्स कहते थे, और उसके बेस पर हमें P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी। तो इफ़ यू हैव अ जनरल ऑप्शन पेपर देन डोंट डू दिस एंड थ्योरी। चलिए सी इज़ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट है, पूरी थियोरी है, बहुत बढ़िया थियोरी है, मैं आपको बता भी देती हूँ इम्पॉर्टेंट वन, और आपको कर भी लेना। चलो डन। चलो सबसे पहले पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, यानी कि आपका નાણાકીય પત્રકોનું જે ઓડિટ છે એના હેતુઓ ગુજરાતીમાં મળી જશે। એના પછી ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ, this one is very important, the stages of an audit, ઓડિટના તબક્કાઓ। then ઇવેલ્યુએશન ઓફ ઇન્ટરનલ ઓડિટ સિસ્ટમ, આંતરિક ઓડિટની જે વ્યવસ્થા છે એનું મૂલ્यांकन एक आ। एंड द सेकेंड वन इज़ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जरा सा। ओके तो ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी हुई किसकी, ऑडिट की, फाइनेंशियल ऑडिट की। यानी आपका यूनिट 2 पूरा 25 मार्क्स, तो इसमें से ये 3 चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आपका जनरल ऑप्शन का पेपर नहीं है, 70 मार्क्स का पेपर है, तो तीनों में से इसको सबको थोड़ा थोड़ा वेटेज देंगे। लेकिन अगर आपका 50 मार्क्स का ही पेपर है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का सम कर दीजिए और ऑडिट की थ्योरी कर दीजिए, बस बहुत है। चलिए यूनिट 3 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैकेजेस एंड कंटेनर्स એટલે કે પાત્રોના હિસાબો। इसमें से सम्स ही हैं। नो थियोरी इज़ गोइंग टू आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर। तो जिनका अगर प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है तो पैकेजेस एंड कंटेनर के सम करो, आपका काम हो गया। यानी कि अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो लास्ट में बताती हूँ कौन कौन से करने हैं। पैकेजेस एंड कंटेनर भी सेम है, उसके 3 मैथड है, फॉर्मेट लर्न करो एंड यू आर डन। यूनिट 4 हैज़ 2 पॉइंट्स। आपका जो यूनिट 4 है वो 2 पॉइंट में है। कैसे, तो फर्स्ट है आपका HP हायर परचेज, और सेकंड है आपका लीजिंग। हायर परचेज यानी भाड़ा खरीद पद्धति, एंड लीजिंग એટલે ભાડા પટ્ટા, राइट। यस, तो HP सम्स, नो थियोरी, जिसमें नो थियोरी लिखो उसमें थियोरी करनी नहीं, लीजिंग ओनली थियोरी। बोथ नीड 25%, यानी कि 10 मार्क्स में अगर इसको कंटेन करते तो 10 मार्क्स में दोनों, यानी HP का सम होगा और लीजिंग की थ्योरी। HP के सम्स भी आसान हैं, लीजिंग की थ्योरी मैं आपको अभी बता देती हूँ, आप वो कर दीजिए। बहुत ही फिक्स एंड प्रिसाइज थ्योरी है, आप वो थ्योरी करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीजिंग, हमेशा से मीनिंग ऑफ लीज। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीजिंग એટલે કે ભાડા પટ્ટાનો અર્થ, તેના લક્ષણો। ટાઈપ્સ ઓફ લીઝના પ્રકારો એટલે કે ભાડા પટ્ટાના પ્રકારો आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा लर्न करो, बट वॉट इज़ फाइनेंशियल लीज, वॉट इज़ ऑपरेटिंग, नाણાકીય ભાડાપટ્ટો, કાર્યકરી ભાડાપટ્ટો એટલે શું, मीनिंग करिए। MCQ में भी पूछते हैं टाइप्स ऑफ लीजिंग। तो सपोज मेडिकल इक्विपमेंट लीजिंग है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ टाइप्स ऑफ लीज, एक ये और बाकी 4 कुछ और ही हो, पर हमको तो कभी मेडिकल इक्विपमेंट लीजिंग पढ़ा ही ना हो तो पता ही ना हो कि ये लीज का टाइप है। इसलिए टाइप्स आपको सारे, मतलब नाम सारे याद होने चाहिए कि लीज किस तरह के होते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करो तो आपको फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन भी पूछे ना तो भी आए, या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीज, तो वो भी समझ में आए। तो इस हिसाब से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दिस डिफरेंस जो लीजिंग का है वो आपको 2019 में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
और एक ये हायर परचेज एंड लीजिंग, भाड़ा पट्टा અને भाड़ा खरीद पद्धति वच्चेनो तफावत, इन्होंने ऐसे डिवाइड करके नहीं दिया आपको, आदत क्या है डिफरेंस हमेशा ऐसे करने की, इस तरह से है। तो ये एक तरह का डिफरेंस ही है, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड लीजिंग, एंड ये भी पूछा हुआ है। ओके, तो आपको लर्न ये करना है, फिर मीनिंग करके पार्ट कर देने हैं, ठीक है। चलिए, देन यस द लास्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग लीजिंग। लीजिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आप एक बार पढ़ेंगे तो बहुत ही नॉर्मल है, आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ ओके यही होगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीजिंग, नो स्टिल नॉट लास्ट, बिकॉज ये थियोरी का चैप्टर अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए हायर परचेज के सम्स के सामने बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीजिंग એટલે કે લીઝિંગ ભાડાપટ્ટાના ફાયદા અને ગેરફાયદા અને ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ લીઝિંગ इन इंडिया के अंदर लीजिंग कब स्टार्ट हुआ, कैसे डेवलप हुआ, एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी है कि 1971 में जो पहली बैंक थी सिटी बैंक थी जिन्होंने लीज़ का जो कंसेप्ट है मार्केट में डाला था, और फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया थी FLCI जो श्री फारूक ईरानी ऑफ सिटी बैंक ने एस्टैब्लिश की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें से मिलेगी जो एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए डन। या लीजिंग में कोई सम नहीं, भले ही आपकी बुक में दिया हो, आपको नहीं करना है। तो लीजिंग इज़ रिक्वायर्ड ओनली थ्योरी एंड HP रिक्वायर्ड ओनली सम्स। तो अगर हम पास होना चाहते हैं चारों में से ये क्या आना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लीजिंग की थियोरी एंड दिस ऑडिट थियोरी, ये 3 थियोरी आपको आनी चाहिए, और एक सम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, पैकेजेस और हायर परचेज। पैकेजेस का आने ही वाला है क्योंकि वो कंबाइन में नहीं, वो 25% में एक ही चैप्टर है पैकेजेस एंड कंटेनर, तो पैकेजेस का सम डेफिनेटली होगा। यानी कि इन गुजराती भारतीय हिसाबी ધોરણો કરી નાખવાના, તમારે અહીંયા ભાડાપટ્ટાની થિયોરી કરી નાખવાની, સેકન્ડમાંથી સંચાલકી મહેનતાણું કરી નાખવાનું, અને પેકેજીસ એટલે કે પાત્રોના હિસાબોનો દાખલો કરી નાખવાનો। તમે આટલું કરો તો તમારા પાસિંગનો કોઈ ઇશ્યુ રહેશે નહીં। હવે વાત કરીએ ડિસ્ટિંક્શનની, તો મેનેજરિયલ રેમ્યુનરેશન, HP અને પેકેજીસ ત્રણેયના દાખલા બહુ સહેલા છે, કરી જ નાખવાના, અને સાથે સાથે થિયોરીમાં લીઝિંગ કરી નાખવાનું, ઓડિટની થિયોરી કરી નાખવાની, અને અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ જે 4 છે એ 25%માં, એટલે આ આવશે ને આવશે, એમાં 12 અને 16 તો 2019માં પૂછેલા છે, બરાબર। એટલે તમારે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કરવાના। આ થઈ તમારી પેપર સ્ટ્રેટેજી, મોસ્ટ IMP થિયોરી, હાઉ ટુ પ્રિપેર યોર ફિનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ઓડિટિંગ। વેઇટ ફોર ધ નેક્સ્ટ વિડીયો. ઇન નેક્સ્ટ વિડીયો આઈ થિંક આઈ વિલ અપલોડ મેનેજરિયલ રેમ્યુનરેશન સમ, એમાં જે છે સંચાલકીય મહેનતાણું એનું હું सम्स તમને શીખવાડીશ। ઓકે, સો डन। इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स कि मैम आपको क्या चाहिए। 2-3 दिन से आई एम नॉट वेल, सो आई एम नॉट पोस्टिंग एनी वीडियो, बट आई थिंक नाउ आई एम ओके, और धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे। यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स तक आई विल पोस्ट वीडियोज़ एज पर देयर एग्ज़ाम शेड्यूल्स। जिनकी एग्ज़ाम पहले हैं उनके वीडियोज़ थोड़े ज़्यादा आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय स्टूडेंट्स।